सुप्रभात बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड traveler, that is Francois Bernier. Already first two travelers have been discussed. So let us see what he says, what he has written in his account about India. You can see many European travelers have traveled to the India and they have written about some of very important one is Barbosa, Nobili, okay. इसमें डच भी थे, फ्रेंच भी थे और एक टेवर्नियर करके थे जो फ्रेंच ज्वेलर थे जो 6 बार भारत में आए थे, उनकी बात भी की जाती है। और एक इटालियन डॉक्टर था मनुची जो कि इंडिया में आके सेटल ही हो गया था। इन सब के अलावा जो सबसे नोटवर्दी ट्रेवलर हैं वो है फ्रांसवा बर्नियर। ओके, ये वो जो डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसफर एंड हिस्टोरियन थे वो, और उनकी जो राइटिंग है, जो कुछ उन्होंने अपने ट्रैवल लॉग में लिखा, उसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। ही वॉज इन इंडिया फॉर 12 years फ्रॉम 1656 to 1668 एंड वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ मुगल कोर्ट। जब वो आए थे तब मुगल कोर्ट में थे वो, एज ए फिजिशियन टू प्रिंस दारा सिको, द एल्डर सन ऑफ एम्परर शाहजहां। Frankly speaking, of all the European travelers who visited India in 17th century, Francois Bernier deserves a special mention. क्यों स्पेशल मेंशन कहते हैं? बिकॉज जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो निश्चित रूप से अपने आप में एक विशेष बात है। He compared East and West. Try to understand, he was having the kind of motive. That is the distinguished feature of Bernier's writing. His style was to make a comparative study of the East and West. यहाँ ईस्ट एंड वेस्ट का समझ में आ रहा होगा आपको। वेस्ट का मतलब होता है वेस्टर्न यूरोप और इसका मतलब होता है एशिया के इस तरफ से। तो जनरली ही वुड कंपेयर व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप। ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग्स टू लुइस 14। ओके, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट बर्नियर वाज इन ऑलमोस्ट ऑल हिज एग्जांपल्स डिपिक्टेड इंडियाज सिचुएशन एज द मोस्ट मेजरेबल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ यूरोप। ऑलवेज ही इज कंपेयर्ड। और जब भी हर चीज़ों में वो ढूंढते थे, वो बताते थे कि यूरोप के मुकाबले जो इंडिया का कंडीशन बहुत ही दयनीय है। ऐसा उनके हर राइटिंग, वो एक प्रकार से कह लीजिए प्री कंसीव्ड मोटिव के साथ उन्होंने लिखा था। यहाँ इसमें लिखा हुआ कि उनके काम को फ्रांस में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और दुनिया के तमाम देशों में, तमाम लैंग्वेजेज में उसके अनुवाद को किया गया। एंड इट वॉज वेरी वेरी फेमस वॉट एवर ही हैज़ रिटन। वो सही लिखा था कि नहीं सही लिखा था, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बट ही बिकम वेरी पॉपुलर, हिज राइटिंग्स बिकम वेरी पॉपुलर एंड फ्रेंच, इंग्लिश, डच, तमाम भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन किया गया। नाउ विल टॉक अबाउट हिज अकाउंट, जहाँ पर वो कहते हैं डीजेनरेटेड ईस्ट। व्हाट इज द डीजेनरेटेड ईस्ट? ही हैज डिपिक्टेड इंडिया एज डीजेनरेटेड ईस्ट। अब इसमें आप देख सकते हैं इब्न बतूता ने क्या किया, उसने जो कुछ देखा उसको इम्प्रेसिव तरीके से लिखने की कोशिश की, इनोवेटिव ढंग से लिखा। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। इन्होंने क्या किया, ये प्री ऑक्युपाइड थे। प्री ऑक्युपाइड का मतलब होता है वो पहले ही कुछ चीज़ों के बारे में अपनी भावना बना चुके थे कि साहब ऐसे है, और उसी हिसाब से वो भारत को जब भी यूरोप के साथ कंपेयर करते थे, विशेष रूप से फ्रांस के साथ, तो उससे हमेशा से मानते थे कि ये उससे नीचे की व्यवस्था में रहता है। Bernier's travel the Mughal Empire provides a detailed observation and critical insights. He constantly compared Mughal India with the contemporary Europe. He emphasized the superiority of the European society. This is clear here. One of the most important part what he has written, that is the issue of land ownership. What he said, कि one of the major differences between Mughal India and Europe was the lack of private property in the land, and that is of the farmers. He believed that private property in the land was advantageous both to the state and its people. Bernier thought that emperor was the owner of all the land in Mughal Empire. ध्यान से समझिए आप। Bernier argued that because of the crown ownership of landholders did not have much interest in the land. ऑब्वियस की बात है, अगर आप ज़मीन सिर्फ आपकी है और मैं उस पर सिर्फ ठेके पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ उसमें कमाने का होगा। उस ज़मीन को, गुणवत्ता को बढ़ाने की दृष्टि में मैं काम नहीं करूँगा। तो दैट्स व्हाट इज, बिकॉज ही हैज सेड
कि इट वॉज ओन्ड बाय द क्राउन, किसानों की ज़मीन नहीं हुआ करती थी कि सब कुछ उनका हुआ करता था, तो वो क्यों कभी उसको इम्प्रूव करने की बात करेगा। और वो इसलिए कहते हैं इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन दैट पीजेंट इन पर्टिकुलर बिकेम वेरी मिजरेबल। लेकिन बर्नियर्स अकाउंट मेक्स इट वेरी क्लियर दैट ही वॉज बिटरली अगेंस्ट द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। अब यहाँ पर ये जानना है कि साहब ये क्या सही कह रहे थे। तो जब कंटेम्पोररी राइटिंग को हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं कि अबुल फजल जो उस वक्त उनके कोर्टियर थे, उन्होंने खुद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ समझने की कोशिश करिए आप। वो कहते हैं कि साहब इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द रिमनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी बाय अबुल फजल। जो लैंड रेवेन्यू होता था वो इट वॉज रिमनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बदले लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। वो टैक्स भी नहीं था, वो सिर्फ उनके प्रोटेक्शन के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार से कह लीजिए आप मनी था। तो और वो भी पैसे के रूप में नहीं लेते थे, इट वॉज जनरली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज टेकन। तो यहाँ पर इस बात का खंडन हो जाता है कि लैंड ओनरशिप के बारे में जो भी बर्नियर ने लिखा था वो उनका अपना, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों मान लिया, उनको लगा कि बहुत सारा अनाज ले लेते हैं तो सब कुछ इन्हीं का होगा, तो ऐसा नहीं था। इट वॉज क्लियरली रिटन बाय द अबुल फजल जो कोर्टियर थे, उन्होंने लिखा था इस बात को। और इसीलिए बर्नियर्स का डिस्क्रिप्शन को हम रूरल सोसाइटी के बारे में बहुत ऑथेंटिक नहीं मान सकते। भारत के सोशल कंडीशन के बारे में भी उन्होंने लिखा कि इंडियन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास। He has described there was no middle class exist in India. He said either people are poorest of poor or people are richest of rich. So ये इन्होंने इस बात को बताया था। हाँ, उन्होंने मुगल एम्पायर्स को एंड मुगल एम्पायर को कहा किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर में कि हु सेड मुगल्स एज किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। तो इन द सिटीज़ एंड टाउन्स वर रून्ड एंड कंटेमिनेटेड विद इल एयर, ऐसा उन्होंने सब लिखा है। ये जो भ्रांतियाँ थी, जो भड़काने वाली बातें थी, उन्होंने लिखा। और इस सब को उन्होंने क्राउन ओनरशिप बताया, लैंड का जो क्राउन ओनरशिप है उसी को दोषी बताया। इसमें भी देखिए आप अगर, तो बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड हिज सब्जेक्ट्स, ये सेम जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया उसकी चर्चा कर रही। अब बर्नियर के राइटिंग से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए और उसके बारे में लिखा। जैसे कि अगर एक मॉन्टेस्क्यू आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ये वॉज फ्रेंच फिलोसफर, उन्होंने बर्नियर के अकाउंट्स को यूज़ किया एक नई प्रकार के अपने विचारधारा को निकालेंगे, दैट इज़ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। ठीक है, प्राच्यवाद, निरंकुशता की बात की थी उन्होंने। क्या था ये प्राच्यवाद? किंग एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर हिज सब्जेक्ट्स एंड ओन्ड ऑल द लैंड्स। ये उन्होंने ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के बारे में बात की। कार्ल मार्क्स सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स में भी बच्चों ने पढ़ा होगा कि क्लास स्ट्रगल की बात जो करते हैं, उन्होंने भी इस ओरिएंटल डिस्पोटिज्म को यूज़ किया एक नए कंसेप्ट को लाने के लिए, जिसे उन्होंने कहा कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि ही ऑब्जर्व दैट बिफोर कॉलोनिज्म सरप्लस प्रोडक्शन वाज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी दैट वाज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस एंड इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटीज। उनका मतलब था कि जो कुछ भी एक्स्ट्रा होता था वो सब कुछ अप्रोप्रिएट कर लिया जाता था, वो स्टेट द्वारा ले लिया जाता था, इसीलिए वहाँ पर गरीबी ज़्यादा दिखती है। बर्नियर ने आर्टिसंस के बारे में भी लिखा, आर्टिसंस के दैनिक कंडीशंस के बारे में लिखा कि उनका भी जो उनको प्रॉफिट मिलता है वो भी अप्रोप्रिएट हो जाता है स्टेट के द्वारा, मतलब वो भी ज़्यादातर मतलब दोहन कर लेता है। जो सरकार थी, जो राजा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इनकम का दोहन कर लेता था, तो ऑब्वियसली दैट रिजल्टेड इन द काइंड ऑफ पुअरनेस ऑफ द पीपल। सिटीज़ के बारे में भी लिखता है वो। आपको जान के पता चलना चाहिए कि 17वीं सेंचुरी में 15% के आसपास की पॉपुलेशन शहरों में रहती थी, और उस वक्त ये वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा हुआ करता था। फिर भी बर्नियर कहता है, एक और वन मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कैंप टाउन। बर्नियर उसे कैंप टाउन कहता है।
जो कि कैंप टाउन कहने का मतलब क्या था कि ये कैंप टाउन है, जब तक इनका मुगल यहाँ पर रहेगा, इनकी व्यवस्था रहेंगी, जब ये लोग हट जाएंगे तो टाउन धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा। और इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन रूरल कम्युनिटी, इनका अपना कुछ अस्तित्व तो नहीं है, वो आसपास का जो हिंटरलैंड है उसके ऊपर बेस करके ये बनते हैं। और जैसे मुगल यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, दूसरे चले जाते हैं, ये टाउन अपने आप में डिजेनरेट हो जाता है। तो वो उनकी बातें सत्य नहीं थी जो आप इसमें पढ़ कर देख सकते हैं। आप देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन्स इंडिकेट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट्स कम्युनिटीज एंड प्रोफेशनल क्लासेस। भारतवर्ष में उस वक्त कई प्रकार के टाउन्स, आपने क्लास 6-7 में भी पढ़ा हुआ होगा। ट्रेडिंग टाउन होता है, पोर्ट टाउन होता है, ओके, रिलीजियस टाउन होता है जिसे पिलग्रिमेज सेंटर्स भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाउन्स होते हैं। तो ये सब प्रकार के टाउन्स उस वक्त एग्जिस्ट किया करते थे। एंड देयर वॉज अ गुड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस, जो मर्चेंट्स हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। ऐसा नहीं था कि बहुत मरे गिरे से लोग थे, बिल्कुल अच्छी व्यवस्था में लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो उनका ये कहना है हर जगह गलत हो जाता है। वेस्टर्न इंडिया में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स था उसे महाजन कहते थे, और उनके महाजन को जो चीफ हुआ करता था इनका ऑर्गेनाइजेशन का, उसे सेठ कहते थे। तो ये पूछा जा सकता है एक नंबर में कि महाजन कौन थे, सेठ कौन थे। इन अर्बन सेंटर सच एज अहमदाबाद, चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी हु वाज कॉल्ड नागर सेठ या नगर सेठ, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है कि अर्बन ग्रुप्स में किस प्रकार से लोग बटे हुए थे, फिजिशियन, टीचर्स, स्लैश, पेंटर्स। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वेमेन के बारे में, स्लेव्स एंड सती एंड लेबरर्स के बारे में जहाँ की जाती है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि जब स्लेव्स की बात की जाती है तो इब्न बतूता के राइटिंग से पता चलता है कि स्लेवरी एग्जिस्टेड इन इंडिया, and he has described how the people were presented the slaves in the gift, ठीक है। और जब हम सती की बात करते हैं, ओके चलिए स्लेव्स की बात कर रहे हैं वो, तो स्लेव्स कैसे यूज की थी, इवन फीमेल स्लेव्स भी हुआ करती थी जो सुल्तान की विशेष रूप से स्पाई का काम करती थी। ये सब चीज़ें थी, स्लेव्स की व्यवस्था थी, एग्जिस्ट करती है, वो कंटेम्प्रेरी राइटिंग में हमको मिलता है। अगेन स्लेव्स की बात कर रहा है तो कैसे कैसे उनको डोमेस्टिक यूज में, लेबर के रूप में यूज़ किया जाता था, हर ढंग से प्राइस की बात की जाती है, उनके स्लेव्स की प्राइस की बात की जाती है। इट वॉज जस्ट लाइक दे वर सोल्ड लाइक कम। एग्जैक्टली देखिए, रोम जैसी व्यवस्था तो नहीं थी भारतवर्ष में, बट टू सर्टेन एक्सटेंट इट एग्जिस्टेड, स्लेवरी वॉज देयर, यू कैन नॉट डिनाई, बिकॉज इफ समबडी इज बीइंग यूज्ड टू द मैक्सिमम विदाउट पेइंग, I mean paying minimum, obviously there is a kind of slavery we can say that was existing, ठीक है। हाँ, अब हम अगर करेंगे वेस्टर्न कंट्री और ईस्टर्न कंट्री के उस वक्त जो सबसे डिफरेंस की बात उसने बताई थी, आप इस चित्र में देख सकते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बर्नियर ने लिखा है। यस ऑब्वियसली इसने सती के बारे में लिखा है, बहुत डिटेल में लिखा है, और यहाँ पे दो चित्र भी दिखाई दे रहे हैं कि Bernier showed the practice of sati for detailed description. He noted that while some women seemed to embrace death cheerfully, others were forced to die. तो बहुत से औरतों को उस वक्त सती प्रथा में ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। उसमें इन्होंने एक 12 साल की लड़की की व्यथा को बहुत अच्छे से चित्रित किया हुआ है, और उन्होंने बताया भी है कि किस प्रकार से वो ले जाने से पहले ही लगता था कि मर चुकी है। मतलब बहुत ही दयनीय, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ करके बहुत तकलीफ होगी। तो ही हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट ऑल दिस। यहाँ पे देखिए वुमेन की कंडीशन, स्लेव, सती एंड लेबरर्स ग्रुप में लिखा है, बताया गया कि वुमेन हाउएवर वुमेन्स लाइव्स रिवॉल्व अराउंड मच एल्स बिसाइड द प्रैक्टिस ऑफ सती, ठीक है। उनका लेबर एग्रीकल्चर के लिए क्रूशियल हुआ करता था। वुमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज में किया था। तो ऐसा नहीं था सिर्फ सती, ऑब्वियसली सती वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एबल सोशल एबल वी हैव एवर सीन इन आवर कंटेम्प्रेरी इंडिया, बट इट वॉज देयर, इट एग्जिस्टेड इन डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स। तो उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए जो ट्रेवलर्स थे, विशेष रूप से एक समरी जैसी है कि रॉबर्टो नोबली ने किस बारे में लिखा था। तो उन्होंने बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। बारबोसा आप सब जानते हैं पोर्टुगीज ट्रेवलर थे, उन्होंने भारत के साउथ इंडिया के बारे में डिटेल
स्टडी करके और उनके सोशल कंडीशन के बारे में लिखा था, ट्रेड एंड सोसाइटी के बारे में। टेवर्नियर, जिसकी मैं चर्चा की थी, वो फ्रेंच ज्वेलर थे जो 6 बार आए थे। उन्होंने इंडिया की कंडीशंस को ऑटोमन एम्पायर और ईरान से कंपेयर करने की कोशिश की थी। इटालियन डॉक्टर मनुची जो था वो यहीं आके सेटल ही हो गया था। पेलसाट वो था, उन्होंने भारत में वही वाइड स्प्रेड जो गरीबी थी उसके बारे में लिखा था। और अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो कि 1440 में आया था, उसने इंडिया के बारे में कहा था कि लैंड ऑफ वंडर। और 2 कीवर्ड उसमें मैंने लिख दिए हुए हैं, एक मेट्रोलॉजी दैट इज साइंस ऑफ मेजरमेंट, a Hindu, the term Hindu was derived from an old Persian word used to refer to the region east of